अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। अभी तक हम एब्जॉर्प्शन की बेसिक्स एंड टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन इस चैनल के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक देम आउट। तो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब क्योंकि वो पहले दो वीडियोस का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि अभी जो हम मोस्टली चीज़ें करेंगे वो उसके लिए उसका कॉन्सेप्ट पहले का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। सो डू चेक दैट आउट एंड लेट्स बिगिन। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, सबसे पहला हमारे पास है लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट। अब ये बात हमारे चैनल के ऊपर हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी ड्रग लाइपोफिलिक होगी, लिपिड फॉर्म में होगी, उतनी ही वो सेल में अब ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की लाइनिंग जो है वो लिपिड बाई लेयर होती है, तो वो लिपिड लविंग मॉलिक्यूल्स को ही अंदर जाने देती है ज़्यादा आसानी से। तो अब कोफिशिएंट का मतलब होता है रेशो। तो हम रेशो देखेंगे कि जो भी ड्रग है उसका लिपिड टू वाटर रेशियो ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, कम है। तो अगर हमारा रेशियो मोर लिपिड है तो इट विल बी मोर सॉल्युबल एंड मोर एबिलिटी टू क्रॉस द मेम्ब्रेन। ये बात हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी इस पॉइंट के। तो ये पॉइंट हमारा डिस्कस हो गया। तो मोर लिपिड मोर लिपिड सॉल्युबल, लेस वाटर सॉल्युबल, तो इट विल ऑब्जर्व रैपिडली। ये नंबर 1 कंडीशन हो गई जहाँ पे हमने लिपिड सॉल्युबिलिटी की बात कर ली कि जितना ड्रग लाइपोफिलिक होगा उतनी ही ज़्यादा वो ड्रग को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब हमारा सेकंड फैक्टर है ड्रग सॉल्युबिलिटी। ड्रग सॉल्युबिलिटी, अब इसमें अक्सर स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं ड्रग सॉल्युबिलिटी में, क्योंकि हम कहते हैं कि आइडियल जो सिचुएशन है जिसमें ड्रग देनी चाहिए तो ड्रग should be given in aqueous solution, तो मोर रैपिडली सॉल्युबल होगी। अब इस पॉइंट को, सॉल्युबिलिटी वाले पॉइंट को इस पॉइंट के साथ डिस्कस करने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमने बोला है कि ड्रग शुड बी गिवन इन एक्वस सॉल्यूशन सो इट इज़ मोर रैपिडली सॉल्युबल एंड एब्जॉर्ब। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ये हो रही है कि ऊपर हमने कहा कि जितना लिपिड सॉल्युबल होगा उतनी ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होगी और लेस वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, और नीचे हम वही मतलब स्टेटमेंट को बोल रहे हैं कि एक्वस सॉल्यूशन देनी चाहिए, मोर रैपिडली सॉल्युबल एंड एब्जॉर्ब होगी। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पे इसका मतलब ये है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि ड्रग शुड बी गिवन इन एक्वस सॉल्यूशन या विद, यहाँ पे अगर आप ले लें इसका मतलब ये, इस पॉइंट को तो हमने डिस्कस कर लिया कि जितनी लिपिड सॉल्युबल होगी उतनी ड्रग अच्छी है। ड्रग सॉल्युबिलिटी में हम कह रहे हैं कि जब भी आप कोई टैबलेट ले रहे होते हैं तो वो आप कैसे ले रहे होते हैं, वो आप पानी के साथ ले रहे होते हैं, ऑयल के साथ तो कोई भी नहीं लेता दवा, जो मना भी किया जाता है। तो इन एक्वस सोल्यूशन से यहाँ पे मतलब है वाटर, मतलब एक्वस सोल्यूशन मींस वाटर एंड इट शुड बी गिवन विद एक्वस सोल्यूशन, मतलब कि उसको आपको पानी के साथ लेनी चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि नो मतलब कोई ऑयली सोल्यूशन के साथ नहीं लेनी चाहिए, नॉट विद ऑयली सोल्यूशन विद वाटर। जब वाटर के साथ आप ड्रग को लेंगे तो वो जल्दी जो है ट्रैवल फास्ट करेगी हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो फास्टर ट्रैवल करेगी हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर और जल्दी एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि वो एक मतलब फॉर्मूलेशन जिस तरह दवाई की सेट होती है, मेडिसिन की जो सेट होती है वो उसको हेल्प करती है।
तो वाटर के साथ लेनी चाहिए। देन थर्ड फैक्टर, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हो और अब कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो थर्ड पॉइंट हमारा है डोसेज। अब डोसेज का क्या लेना देना है हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन के साथ। तो जो टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स होती हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन is the limiting factor in absorption। ठीक है, अब यहाँ पे और बातें भी ऐड कर देते हैं, स्मॉलर इन साइज, इस सब को भी हम एक्सप्लेन करेंगे, सो डोंट वरी। मोर एफिशिएंट विल बी द absorption। अब यहाँ पे जो हमने लिखा है इसका मतलब ये है कि जो टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स नॉर्मली हम देखते हैं, आपने टैबलेट को अगर देखा हो तो उसकी कितनी मतलब थिक कवरिंग होती है, उसको हम पानी के साथ लेते हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन। अब इसका मतलब ये है कि जो उसकी फॉर्मुलेशन है ड्रग की, जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है ड्रग के अंदर, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसने जाके काम करना है, वो कितनी देर में सेल मेम्ब्रेन के अंदर पहुंच रहा है। तो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो कितनी देर में जो है वो सेल के अंदर पहुंच रहा है, तो इट इज़ द लिमिटिंग फैक्टर। मतलब जैसे कि सीरप्स देखे हमने, सीरप्स क्योंकि ऑलरेडी वाटर फॉर्म में होते हैं, यहाँ पे हमने क्या है कि वो एक्वा सोल्यूशन के साथ दवा दी जाती है तो वो जल्दी एब्जॉर्ब होती है। तो सीरप वो ऑलरेडी वाटर फॉर्म में ही होते हैं, लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं, तो वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते थे। लेकिन जो टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स हैं, क्योंकि इसको एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है, अब जो जैसे टैबलेट है वो इतनी थिक है, तो ये पूरी की पूरी टैबलेट हमारे काम की नहीं, इसके अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा जो हमें काम दिखाएगा। तो ये ड्रग पहले बॉडी के अंदर जाएगी, बॉडी के अंदर जाके ये खुलेगी, इसका जो फॉर्मुलेशन है वो खुलेगी, फिर उसके अंदर से एक्टिव इंग्रेडिएंट निकलेगा, फिर वो एब्जॉर्ब होगा। तो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एक पार्टिकल की फॉर्म में होगा। और पार्टिकल, ये बात हम अपनी पिछली वीडियोस में जो कि एब्जॉर्प्शन का इंट्रोडक्शन एंड द टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन है, उसमें ये बात हमने बहुत डिस्कस की है कि पार्टिकल का साइज़ जो है वो स्मॉल होना चाहिए ताकि वो जल्दी एब्जॉर्ब हो सके। अगर आपको ये पॉइंट यहाँ समझ नहीं आ रहा तो आप हमारी पहली और दूसरी वीडियो जो एब्जॉर्प्शन के ऊपर है वो ज़रूर चेक करें ताकि आपको समझ आए। तो पार्टिकल साइज शुड बी स्मॉल, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि स्मॉलर इन साइज़। तो टैबलेट कैप्सूल ली हमने, वो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, वो खुली, डिसइंटीग्रेट हुई, फिर डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन वही खुली, उसके अंदर से उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट निकला जो कि एक पार्टिकल था, वो स्मॉल इन साइज होना चाहिए, तो इट शुड बी स्मॉलर इन साइज, तो मोर एफिशिएंट विल बी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 अगर हम देखें तो इट इज़ सर्कुलेशन। अब ये बात तो मेरे ख्याल से आप सब ने बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि मोर द ब्लड फ्लो, मोर इंक्रीज ब्लड फ्लो, तो मोर विल बी दी एब्जॉर्प्शन। क्योंकि हमने एब्जॉर्प्शन को जब हमने डिफ़ाइन किया था तो वो क्या था, वो था कि फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द साइट ऑफ मेजरमेंट, और साइट ऑफ मेजरमेंट हमारी थी ब्लड। तो जितनी ज़्यादा ब्लड फ्लो होगी ड्रग उतनी ही ब्लड के साथ मूव करेगी और उतना ही अच्छा है हमारे लिए। तो मोर दी इंक्रीज ब्लड फ्लो इंक्रीज विल बी द एब्जॉर्प्शन। ये बहुत सिंपल सा पॉइंट था, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं थी। अब 5th पॉइंट हमारा है एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, कि उस जगह का एरिया कितना है जहाँ पे ड्रग ने एब्जॉर्ब होना है। तो ये वाला पार्ट भी एरिया, सरफेस एरिया की बात भी हम अपने चैनल पे बहुत दफ़ा कर चुके हैं। जो बेसिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन है उसमें अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डू चेक दैट आउट, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में ऑलरेडी। तो ये बात भी हमने बहुत दफ़ा डिटेल की है कि डिस्कस की है कि मोर सरफेस एरिया तो मोर एब्जॉर्प्शन, मोर विल बी दी एब्जॉर्प्शन।
तो ये 5 फैक्टर्स हमारे हो गए हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन के। अब जो हमारा 6th है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम वो देख लेते हैं। इस पॉइंट को हमने लास्ट में भी इसलिए रखा है ताकि हम इसको डिटेल में देख पाए, क्योंकि इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, जो कि है इफ़ेक्ट ऑफ पीएच। तो हमें पता है कि जो मोस्टली ड्रग्स होते हैं, मोस्टली ड्रग्स आर आइदर वीक एसिड और वीक बेस होती है, बेस होते हैं ड्रग्स। तो हमें इस चीज़ को देखना होता है कि जो वीक एसिड है तो वो एसिडिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे, जाहिर सी बात है, और जो वीक है वो वीक बेस है वो बेसिक बॉडी कंपार्टमेंट्स में जाके होंगे। लाइक यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास स्टमक है। स्टमक का पीएच क्या होता है? स्टमक का पीएच एसिडिक होता है। एंड देन हम स्मॉल इंटेस्टाइन देखें तो इसका पीएच क्या होता है? इट इज़ बेसिक इन नेचर। तो ये बात जब हमें पता चली तो हम अब ये कह सकते हैं कि जो वीक एसिड ड्रग्स हैं वो स्टमक में होंगी एब्जॉर्ब, और जो वीक बेसिक ड्रग है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगी। तो ये बात पहले समझ लिया आपने, ठीक है। अब क्योंकि फिर से यहाँ पे मुझे अपनी पिछली वीडियो को लिंक देना पड़ेगा आपको, कि आपको अगर ये वाला पॉइंट भी सही से डिटेल में समझना है तो आपको पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, क्योंकि उसमें हमने बहुत डिटेल में जो है वो अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड में फ़र्क डिस्कस किया, जो कि हमारी इंट्रोडक्शन टू एब्जॉर्प्शन थी, जिसमें हमने बेसिक डिस्कस की थी। उसमें हमने आयनाइजेशन का, चार्ज का बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो डू चेक दैट आउट बिफोर सीइंग दिस, ताकि आपको वो समझ ये बहुत और अच्छे से समझ आए वो देखने के बाद। तो हम ये बात पहले कर चुके हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की, कि क्या होना चाहिए। तो इट शुड बी नॉन आयनाइज्ड, बिल्कुल नो चार्ज होना चाहिए, ऑपोजिट चार्ज, लेकिन नॉन आयनाइज्ड ज़्यादा बेहतर है, इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो अब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय पीएच, इसलिए हम यहाँ इफ़ेक्ट ऑफ पीएच को पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं कि जो हमारी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, हमें नॉन आयनाइज्ड अनआयनाइज्ड ड्रग चाहिए। तो जो हमारी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय पीएच। तो हमें पीएच के देख के करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे हमने जो ये लिखा है, मैं इसको वर्ड्स में लिख देती हूँ कि वीक एसिड ड्रग्स, क्योंकि हमने कहा वीक एसिड है ड्रग, सही है, और स्टमक का हमारा एनवायरनमेंट एसिडिक है। तो ऑब्वियसली जब वीक एसिड स्टमक में जाएगी तो वो अनआयनाइज्ड होगी, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो वीक ड्रग्स विल बी एब्सॉर्ब्ड इन stomach as it will be unionized, or weak basic drugs will be absorbed in small intestine. As it will be unionized. अनआयनाइज्ड नॉन आयनाइज्ड एक ही बात है, तो इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब ये बात जो मैंने यहाँ लिखी है, ये सिंपल मैंने इन बातों को सेंटेंस में किया कि वीक एसिड जो है वो स्टमक में एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि वहाँ उसके पास कोई चार्ज नहीं होगा। और ये बात हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन आयनाइज्ड ड्रग्स ही एब्जॉर्ब होती हैं अच्छे से, तो वो स्टमक में एब्जॉर्ब होगी, ये बात हमने यहाँ लिख दी। एंड वीक बेसिक ड्रग, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का नेचर बेसिक है, एनवायरनमेंट बेसिक है, तो वो वहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि वो वहाँ पे अनआयनाइज्ड होगी, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अब ये एक बात हो गई। अब आपने जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें एसिडिक ड्रग की, तो हमारे पास एसिडिक ड्रग की एग्जांपल है एसिडिक ड्रग एस्पिरिन। अब एस्पिरिन जब हमारे सर में दर्द हो रहा होता है और हम एस्पिरिन लेते हैं, तो क्योंकि एस्पिरिन हमने पहले ही कह दिया कि इट इज़ एन एसिडिक ड्रग,
तो एसिडिक ड्रग हमारी कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, हमने क्या कहा है, स्टमक में हो रही है। तो 99% ऑफ दिस ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड इन स्टमक। जैसे ही हम दवा लेते हैं, हमने एस्पिरिन खाई तो हमें 15 मिनट के अंदर इफेक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द ड्रग गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द स्टमक। और ये बात भी हम पढ़ चुके हैं कि हमारी जब हम ड्रग ओरली लेते हैं तो वो सबसे पहले हमारे स्टमक में ही जाती है, तो वो स्टमक में ही एब्जॉर्ब हो जाती है, उसको फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन पोर्टर सर्कुलेशन सिस्टम, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो हमें फ़ौरन ही रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अब हम एक बेसिक ड्रग की अगर एग्जांपल देखें, जो कि है क्विनोन, तो ये एक बेसिक ड्रग है जो कि एंटी मलेरियल ड्रग है एंड समटाइम्स इन कार्डियक कंडीशन में भी यूज़ होती है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगी क्योंकि ये एक बेसिक ड्रग है। ये बात हो गई। अब हम देखेंगे एक इक्वेशन जो कि पीएच की है, जो कि आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी होगी, हैसेलबैच इक्वेशन। वो पीएच के लिए होती है, जो कि है पीएच इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग एसिड ओवर बेस। यहाँ पे pKa is, एक मिनट, pKa is pH of drug and pH ये जो है ये एनवायरनमेंट का pH है। तो पहले तो हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हम कर रहे हैं। ये HA अब फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि ये वाला जो साइड है, जो कि मेरा लेफ़्ट साइड है, ये हम कह रहे हैं इसको ये स्टमक है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमने कहा कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब स्टमक का हमने कहा था कि एसिडिक एनवायरनमेंट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का बेसिक एनवायरनमेंट होता है। तो यहाँ पे H इज़ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, ये मैं ऊपर लिख भी देती हूँ, H हाइड्रोजन, and A stands for acidic drug, B stands for basic drug। सही है, ये नॉर्मल यहाँ पे H ये सारे H जो है वो हाइड्रोजन आयन है, A एसिडिक है, B बेसिक है। अब आप जो हमने पहले बात की अनआयनाइज्ड की, उस बात को जहन में रखते हुए हमने बोला था कि जो वीक एसिड ड्रग्स है वो स्टमक में एब्जॉर्ब होंगी, क्योंकि वो स्टमक में होंगी तो वो अनआयनाइज्ड होंगी, मतलब उस पर पास कोई चार्ज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे, ये स्टमक है हमारा और ये हमारी एसिडिक ड्रग है। तो अब यहाँ देखिए कि हाइड्रोजन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है और एसिडिक ड्रग के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, ये अनआयनाइज्ड है, ये यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगी आराम से। सही है, लेकिन जब ये गई स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है और हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा बेसिक है, जब ये यहाँ गई तो ये डिसोसिएट हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे स्टमक में तो पड़े ही सारा हाइड्रोजन आयन है। स्टमक एसिडिक है, एसिडिक क्यों है? क्योंकि वहाँ सारा HCl है, तो वहाँ हाइड्रोजन है, तो वहाँ हाइड्रोजन की और ज़रूरत नहीं है, तो वो मतलब वो एसिडिक ड्रग से जुड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वो बेसिक है, वहाँ हाइड्रोक्सिल आयन की ज़्यादा कंसनट्रेशन है, तो उसको फिर क्योंकि यहाँ हाइड्रोक्सिल आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो हाइड्रोजन यहाँ से डिसोसिएट हो जाता है, और जब हाइड्रोजन एसिडिक ड्रग से डिसोसिएट होगा तो दोनों के ऊपर चार्ज आ जाएंगे। हाइड्रोजन विल गेट इट्स पॉजिटिव चार्ज और एसिडिक ड्रग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और चार्ज आने का मतलब है कि ये ड्रग अब आयनाइज्ड हो गई है, ये अब एब्जॉर्ब नहीं होगी, इट विल नॉट एब्जॉर्ब। ठीक है, क्योंकि हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं और अगर आपने पिछली वीडियो भी देखी है तो उसमें आपको पता होगा कि जो आयनाइज्ड ड्रग है, जो चार्ज ड्रग है, वो नहीं एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, अब अगर आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया। अब हम बेसिक ड्रग को देखें। बेसिक ड्रग जब स्टमक में है
तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज है, तो ये स्टमक में नहीं ये होगी एब्जॉर्ब, क्योंकि स्टमक में हाइड्रोजन आयन है, तो वो उसको अब्जॉर्ब करती रहेगी एंड यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज रहेगा। लेकिन जैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी तो वो डिसोसिएट हो जाएगी, क्योंकि अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिक है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो वो उससे डिसोसिएट हो जाएगी। यहाँ पे वो इससे इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि यहाँ ये एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये डिसोसिएट हो गई तो हमारी बेसिक ड्रग अलग हो गई, ठीक है, और अब वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, अब वो एब्जॉर्ब होने के लिए रेडी है। तो बेसिक ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वो यहाँ एब्जॉर्ब हो गई, उसके ऊपर यहाँ कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे एसिडिक ड्रग के ऊपर आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज है, तो ये आयनाइज्ड हो गई। लेकिन यहाँ बी के ऊपर बेसिक ड्रग के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इट इज़ अनआयनाइज्ड, तो ये यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड यहाँ पे एसिडिक ड्रग के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इट इज़ अनआयनाइज्ड, और यहाँ से ये एब्जॉर्ब हो जाएगी स्टमक में। तो बस यही बात थी, आई होप आपको समझ आ गई हो, एंड दैट इज़ इट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पे हमारा एब्जॉर्प्शन का टॉपिक ख़त्म हो गया, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक शुरू करेंगे, तो मेक श्योर टू वॉच दैट टू, एंड अल्लाह हाफिज़।